हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं एक बार आपका फिर से रिजल्ट गुरु में। हाँ, आपका बजट आ चुका है। देखेंगे इस बार के बजट में किस चीज को बहुत सस्ता किया गया है, किस चीज में कैसे हैं आपके इस बार के टैक्स रेट। और ठीक है, तो हम आज पूरी क्लास में बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं बजट को। पहले देखते हैं बजट होता क्या है। जनरली भाषा में क्या होता है आपका बजट, कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और आप किस जगह पे पैसा खत्म कर रहे हो। वैसे सरकार का बजट होता है, सरकार क्या देखती है कि उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है और वो किस जगह पे पैसा खत्म कर रही है, मतलब को रेवेन्यू कहां से मिल रहा है और इसका एक्सपेंडिचर कहां जाएगा। तो उसका क्या बनता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जो एक साल में एक बार बनता है। एक साल का जो बना के रखती है वो, कि एक साल में हम ये पैसा लेंगे कहां से और हम पैसा खत्म कहां से करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। बट आपको याद रखना है, बजट का कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी शब्द, बजट शब्द कहीं पे मेंशन नहीं है। वहां पे क्या मेंशन है, आर्टिकल 112 में मेंशन है कि आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें आपको क्या बताना है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, मतलब आपके पास रिसिप्ट कहां से आ रही है, ठीक है, और आपको कहां किस सेक्टर में कितना खत्म करना है, रिसिप्ट कहां से आ रही है और आपका एक्सपेंडिचर कितना है एक साल में, वो आपको क्या बनाना है, एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जो आपके आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 112 में मेंशन है, ठीक है। और ये कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके हर साल क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो हर साल आपका जो बजट आता है वो फेब मंथ में आता है। तो इस बार आपका बजट जुलाई में क्यों आया, क्योंकि इस बार थे आपके इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पहले आपका इंटरिम बजट आता है। क्यों आता है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, इसलिए आपका 3 महीने के लिए इंटरिम बजट आता है। उसके बाद जब गवर्नमेंट बन के आती है, जो पहला सेशन शुरू होता है, उसके बाद आपका फाइनली कंप्लीट बजट पेश किया जाता है, जो इस बार किया गया है, ठीक है। तो याद रखना कि इस बार जो हमारा अभी आया है, वैसे जनरली आपका बजट फेब मंथ में ही आता है, अगले साल का बजट भी आपका फेब में ही आएगा। इस बार का जुलाई में इसलिए आया क्योंकि यहां पे क्या थे, आपके इलेक्शंस, ठीक है, इसलिए हमारा ये आपका फेब में जुलाई में आया है। वैसे आपका फरवरी में आता है। तो कौन सी बॉडी बनाती है, इसको देखते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। मिनिस्ट्री कौन सी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है। याद रखना किससे करती है कंसल्टेशन, आपकी नीति आयोग से। तो आपको डिपार्टमेंट याद रखना, डिपार्टमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और कौन सी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है, ठीक है। याद रखना, आगे आते हैं। देखो क्या है कि आपका फर्स्ट बजट कब आया था, 1947 में आया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहला बजट आया था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो भी हमारा रेवेन्यू आता है रिसिप्ट में, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसका हम एक साल का क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। 2017 से पहले 2016 तक जो आपके दो बजट आते थे, एक जनरल बजट था और एक आपका रेलवे बजट था। 2017 तक 17 में क्या किया, रेलवे बजट को जनरल बजट में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। रेलवे बजट को आपका जनरल बजट में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो अब आपका सिर्फ एक ही बजट आता है। 2016-17 से पहले आपके दो बजट आते थे, ठीक है। कौन सा, एक रेलवे बजट था, एक जनरल बजट था। अब आपका सिर्फ एक बजट आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डेट। देखो ये है आपकी, क्या नाम है इनका, निर्मला सीतारमण जी। ये क्या है आपकी, निर्मला सीतारमण, जो आपकी फिनांस मिनिस्टर है। इन्होंने क्या किया, आपका बजट को पेश किया है। ये है आपके राष्ट्रपति जी, ठीक है, क्योंकि आपका पहला सेशन शुरू होता है तो शुरू कौन करता है, राष्ट्रपति जी करती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पेश किया है। और सेशन किसने शुरू किया, आपके राष्ट्रपति जी ने शुरू किया है। देखो बजट का आने से पहले इन्होंने इनका मुंह मीठा किया है। क्यों किया है, क्योंकि बजट में क्या होती है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आती हैं, बहुत सेक्टर पे फोकस किया जाता है। तो खुशखबरी की बात है एक साल की स्कीम्स के लिए, तो ये क्या कर रही है, इनका मुंह मीठा कर रही हैं, ठीक है। देखो सीतारमण ने क्या किया, इतिहास बना दिया है। उन्होंने 7 बार क्या किया है, कॉन्टिन्यूअस बजट को पेश किया है, 7 टाइम्स, ठीक है। 6 तो उन्होंने पूरे किए हैं, 6 उन्होंने पूरे किए हैं बजट को, ठीक है। और एक उनका क्या है, आपका 6 पूर्ण बजट है और एक उनका इंटरिम बजट है, जो अभी इलेक्शन से पहले आया है, वो इनका इंटरिम बजट है, ठीक है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने कितने बजट पूरे किए थे, 5 पूरे किए थे और उन्होंने एक इंटरिम बजट किया था, ठीक है। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोरारजी देसाई का। उन्होंने 5 पूरे कंप्लीट किए हैं और एक इंटरिम बजट, टोटल मिला के 6 किए हैं। इन्होंने क्या किए हैं, 6 कंप्लीट किए हैं और एक इन्होंने इंटरिम बजट किया है। टोटल मिला के इन्होंने कितने बजट किए हैं, 7 टाइम्स। तो आपको याद रखना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होगी। अभी तक किसी ने भी लगातार 7 बजट एक साथ पेश नहीं किए हैं, निर्मला सीतारमण जी ने किए हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। किस चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया, इन्होंने बोला कि हमें क्या बनाना, हमें विकसित भारत बनाना है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, किस पे करना है, आपकी गरीब पे करना है, युवा पे करना है, किसान पे करना है और
महिला पे करना, मतलब पुअर, यूथ, फार्मर और वुमेन्स, इन पे इन्होंने कहा है कि ये हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना। जो भी आपकी स्कीम्स अभी आप देखेंगे वो इन्हीं पे फोकस है स्कीम। सबसे ज्यादा उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या बढ़ाना है, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ये इनका मोटिव है कि हमें क्या लोगों को देना, हमें लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, हम लोगों को रोजगार देंगे तो ही वो क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस इसीलिए इन पे किया है कि हमें क्या करना है, इन पे फोकस करेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, विकसित भारत के हमारे लक्ष्य, ये इनका इस बार लक्ष्य है, विकसित भारत बनाना। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये इनके क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर है, 9 किस पे फोकस करेंगे, कृषि में करेंगे, रोजगार में करेंगे। मैंने बोला इनका मेन फोकस एरिया ही क्या है, क्या करने वाले हैं, ये एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं सबसे ज्यादा आपको। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। ठीक है, आपको जो भी इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतने अच्छा आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आपका इंफ्रा पे काम करेंगे, आपका एनर्जी सेक्टर पे काम करेंगे, इनोवेशन पे काम करेंगे। और ठीक है, तो ये इनके कौन से 9 इनके इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है जहां पे ये फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो स्कीम्स क्या क्या इन्होंने क्या बोला है, कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए देने वाले हैं हम, एग्रीकल्चर के लिए। कितना रुपए देने वाले हैं, 1.52 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, हम हायर एजुकेशन के लिए आपको 10 लाख तक का लोन देंगे। ठीक है, लोन के रेट बहुत कम हो गए। इन्होंने क्या बोला, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए हम कितना 2 लाख करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम रोजगार भी देंगे, उसके लिए आपको हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। महिलाओं और बालिकाओं के लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए। जो भी आपकी योजनाएं बनेंगी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, हम उस पर कितना करेंगे, 3 लाख करोड़ रुपए खत्म करने वाले हैं। इन्होंने इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, मतलब बहुत सी स्कीम्स निकाली। उनमें से एक स्कीम ये भी है कि हम क्या बनाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। कौन कौन सा, पटना से पूर्णिया बनाएंगे। ठीक है, एक हो गया, बक्सर से भागलपुर बनाएंगे, और बक्सर से गंगा। ये इन्होंने बोला हम 3 क्या बनाएंगे, एक्सप्रेस वे बनवाएंगे। क्योंकि बिहार क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए, स्पेशल स्टेटस। तो इस बार उन्होंने क्या किया, फोकस किया स्पेशल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। तो उनके लिए कुछ अलग सी स्कीम्स आई हैं। पहली स्कीम्स क्या है कि उन्होंने क्या बोला है कि हम क्या बनाने वाले हैं, एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं, पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बक्सर से गंगा। ठीक है, क्या बोला है, 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर देंगे, साथ में हम 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। कि उन्होंने बोला कि 1 करोड़ गरीब हैं, उनको हम क्या देंगे, घर देंगे। घर देने के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो पीएम आवास योजना है उसके थ्रू उन्होंने क्या बोला है कि हम एक करोड़ लोगों को क्या देंगे, घर देंगे। 1 करोड़ लोगों को हम घर देंगे, इसके लिए उन्होंने बोला 10 लाख करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि किस किस चीज में उन्होंने कस्टम ड्यूटी को एकदम फ्री कर दिया। उन्होंने बोला अगर आप कैंसर की दवाई बना रहे हैं तो आपकी कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हम पूरी तरीके से फ्री कर रहे हैं आपको। तो कस्टम ड्यूटी होती क्या है, जब आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया से बाहर तो उस पर क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी से आपको फ्री कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर आप कैंसर की दवाई बना रहे हैं तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। मोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अच्छा करें, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है, बीसीडी जो टैक्स होता है उसको कम कर दिया, 15% कर दिया गया है। ठीक है, किस लिए किया है, ताकि वो मोबाइल उद्योग को बढ़ा सके। ठीक है, जब आपका कोई उद्योग बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके टैक्स रेट को कम कर दिया है। दूसरा क्या है, सोने और चांदी पे भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई। जो भी आपका गोल्ड एंड सिल्वर है उस पर भी कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई है। ठीक है, और झींगा और मछली फीड पे भी बीसीडी को 5% कम कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी आपका समुद्री व्यापार है उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, और आपका अगर सौर सेल बना रहे पैनल के थ्रू तो क्या होगा, आपको उसमें भी अधिक से अधिक छूट दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी, अधिक से छूट दी जाएगी। अगर 5 महत्वपूर्ण जो खनिजों पे क्या है, सीमा शुल्क पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया। मतलब अगर कैंसर की दवाई बना रहे हो आप तो भी आपको कस्टम ड्यूटी बिल्कुल पे नहीं करनी पड़ेगी। और अगर जो भी 25 आपके महत्वपूर्ण खनिज हैं अगर आप वो बना रहे हैं तो भी, अगर आप निकाल रहे हैं तो भी उस पर क्या नहीं पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ये है आपकी पुरानी कर व्यवस्था। ठीक है, कि पहले क्या थी हमारी कर व्यवस्था और ये आपकी नई है। तो देखते हैं पुरानी में क्या था। अगर आपकी 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम है, मतलब आपकी सैलरी कितनी है,
0 से 3 लाख, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ये क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो सब पे जनरली लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है, जो आपकी सैलरी पे लगता है, जो इंडिविजुअल पे लगता है। ये क्या होता है, जो आपकी सैलरी पे लगता है, वो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये आपकी सैलरी से कटता है। तो अगर आपकी सैलरी 0 से 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ये पुरानी वाली है। और अगर 3 से 6 लाख तक है तो आपको 5% पे करना है। 6 से 9 लाख है तो आपको 10% देना है। और अगर 9 से 12 लाख है तो आपको 15% पे करना है। 12 से 15 लाख है तो आपको 20% देना है। और 15 से ऊपर है तो आपको 30% देना है। ये क्या थी, पुरानी व्यवस्था थी आपकी टैक्स लेने की। तो देखते हैं नई वाले में क्या हुआ इस बार। नई में क्या हुआ है, नई में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। जो पुरानी थी वही है कि अगर आपकी 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम है, सैलरी आती, तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। 3 से 6 लाख तक आएगी तो आपको 5% पे करना है। 6 से 9 लाख तक आएगी तो 10% पे करना है। 9 से 12 लाख आएगी तो 15% पे करना है। 12 से 15 लाख आएगी तो 20%। और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30%। ये आपकी सैलरी पे पड़ता है। ये आपकी क्या है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। जो भी आपकी सैलरी आ रही है, अगर वो इस सैलरी में आ रही तो आपको जितना अमाउंट यहाँ पे दिया परसेंटेज, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पुरानी थी आपकी कर व्यवस्था वही इस बार है। तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए आपकी कर व्यवस्था में। जो पहले था वही इस बार भी है। ठीक है, कि 0 से 3 है तो आपको कुछ पे नहीं करना है। 3 से 6 है तो आपको सिर्फ 5% पे करना है अपनी सैलरी का। और अगर 6 से 9% है तो 10% पे करना है। और 9 से 12 है तो 15%। 12 से 15 है तो 20%। 15 से ऊपर है तो 30%। ठीक है, तो इस बार कुछ भी चेंज नहीं किया है इन्होंने, सब सेम ही है पिछली बार की तरह। देखो सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने किस पे किया है, सबसे ज्यादा पैसा कहां दिया है, डिफेंस पे दिया है। हर बार ये किस पे देते हैं, डिफेंस पे देते हैं। तो इस बार भी सबसे खर्चा कहां किया है इन्होंने, डिफेंस पे किया है। अब बाकी दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास पे किया है, एग्रीकल्चर पे किया है, होम अफेयर्स पे किया है और आपकी शिक्षा पे किया है। ठीक है, ये 5। तो 5 नंबर में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एजुकेशन आपका टॉप 5 में आ रहा है। ठीक है, तो इस बार इन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया है। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन टॉप 5 में खर्चों में आ रहा है। तो याद रखें, डिफेंस नंबर 1 पे है, ग्रामीण विकास प्लस ये एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स एंड शिक्षा। ठीक है, इन पे सबसे ज्यादा। और देखिए हेल्थ पे इन्होंने कितना पैसा खत्म किया है देख लेना। हेल्थ पे इन्होंने कितना किया है। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट है जहां पे इन्होंने कितना कितना पैसा किया। कि आपको टॉप 5 तो पता ही होना चाहिए कि डिफेंस पे सबसे ज्यादा किया है, फिर ग्रामीण विकास पे किया है, फिर एग्रीकल्चर पे किया है, इस पे होम अफेयर्स पे। क्योंकि इस बार डेटा चेंज हुआ पिछली बार से, क्योंकि इस बार आपका जो एजुकेशन वो टॉप 5 में आया है सबसे इन्होंने। ठीक है, तो इस बार आपको ये पांचों के पांचों याद रखने हैं। ठीक है, अगले पे आए, देखो क्या है, क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, प्राइमरी। तो इन्होंने क्या बोला, जो भी अगर आपका बजट, सरकार का बजट हमेशा किस में जाता है, आपका डेफिसिट में जाता है। क्यों, क्योंकि सरकार के पास खर्चे ज्यादा होते हैं और क्या होता है आपका रिसिप्ट कम होती, खर्चे ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट क्या होती है आपकी कम होती है। तो जो भी आपका बजट होता है सरकार का, वो हमेशा किस में जाता है, वो डेफिसिट में ही जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी बात एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होते हैं और उसको जो रिसिप्ट पैसा मिल रहा होता है वो कम होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा बजट हमारा कैसे जाता है, डेफिसिट में जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और आपका जो खर्चा होता है ज्यादा होता है, रेवेन्यू जो मिल रहा होता है वो कम होता है। तो इस बार हमने क्या बोला कि हम फिजिकल डेफिसिट को कितना रखने वाले हैं, 4.9। ये आपको याद रखना है, ऐसे डिजिट कितना रखने वाले हैं हम, 4.9। ये हमने क्या किया, ये हमारा एस्टिमेट है कि हम अभी हमने बनाया है। तो 2025 तक जब हमारा दोबारा बजट आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ये एस्टिमेट बजट है कि हमने बोला है कि हम एस्टिमेट करेंगे कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को इतना ही रखेंगे। कितना रखेंगे आपका, 4.9 रखेंगे। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट को कितना रखेंगे अपना, 1.8 रखेंगे। ठीक है, और आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, 0.6 होगा। ठीक है, और आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, आपका 1.4 होगा। तो ये हमने क्या बोला, ये हमने बोला है कि हम ये अनुमान लगा के रखते हैं कि हमें अपने डेफिसिट को इतना ही रखना है। डेफिसिट तो होना ही है क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा होता है, रेवेन्यू हमें कम मिल रहा होता है, तो एक्सपेंडिचर तो होना ही होता है। तो उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे इस बार क्या करें, फिजिकल डेफिसिट को 4.9 रखें, रेवेन्यू डेफिसिट को 1.8 रखें। ठीक है, और इफेक्टिव को 0.6 रखें और इसको कितना रखें, 1.4। तो ये आपको याद रखना है, ये इनके डेफिसिट है, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं ऐसे। देखो क्या बोला है इन्होंने, फिजिकल डेफिसिट को कितना रखना है हमें, फिजिकल डेफिसिट को हमें कितना रखना है, 4.9। रेवेन्यू डेफिसिट को कितना रखना है हमें, 1.8। इफेक्टिव डेफिसिट को कितना रखना है हमें,
0.6 और प्राइमरी डेफिसिट को कितना रखना है हमें 1.4। ये इन्होंने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम टारगेट बना रहे हैं 2024-25 का। ये क्या है, ये एस्टिमेट है 2024 और 25 का कि हमें अपने एक्सपेंडिचर को इतना रखना है, अपने डेफिसिट को इतना रखना है, इससे ऊपर नहीं करना है। जो कि हमारा जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है जितना कम होता है उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि क्या करेंगे, युवाओं को 5,00,000 रुपए प्रतिमाह देंगे भत्ते के रूप में। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको 5,000 रुपए भत्ते के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट हाईलाइट आपकी बजट की इस बार की, कि क्या है इस बार के बजट में इंपॉर्टेंट हाईलाइट हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो आप सारी पढ़ ली हमने, सारी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कि उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है, सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किस पे किया है कि ये हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ ली सारी सी इंपॉर्टेंट हाईलाइट। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।